हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द राज मल्होत्रा आईएएस एकेडमी। आज यूपीएससी एक्सप्लेन सीरीज़ में हम इंटरनेशनल रिलेशन से आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं विच वाज रिसेंटली इन न्यूज़, एंड दैट इज़ बेसिकली द रशिया इंडिया चाइना ग्रुपिंग और RIC। सो रिसेंटली आपकी लास्ट मंथ आपके जून में एक मीटिंग हुई थ्री लार्जेस्ट इकोनॉमी और पावर्स ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट टुगेदर, जिस पे कुछ इश्यूज़ पे डिस्कशंस किया, कुछ इश्यूज़ पर बातचीत की गई, उसके बारे में आज हम जानेंगे। वी विल आल्सो डिस्कस कि RIC की जो इम्पोर्टेंस है वो आज के कंटेक्स्ट में इंडिया के लिए क्या रह गई है, क्यों ये हेल्प कर रहा है टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ पावर इन दिस होल ग्लोबल ऑर्डर, किस तरीके से फ्यूचर हम देखते हैं RIC का। तमाम चीज़ों पर वी विल डिस्कस ऑल द एस्पेक्ट्स वन बाय वन। सो लेट अस स्टार्ट। सो सबसे पहले हम हाइलाइट्स की बात करेंगे विच वर इन न्यूज़। सो इन जून इंडिया decided to attend virtual meeting of the foreign ministers in which Jaishankar ji participated in this meeting. However, it was said that because recently India was scuffled with the standoff with China in the LAC region, गलवान वैली इशू की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें था तो ये लग रहा था शायद इंडिया इस बार आर नॉट अबाउट टू पार्टिसिपेट इन RIC। शायद इंडिया मना कर देगा पार्टिसिपेशन में, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। फाइनली इंडिया डिसाइडेड टू बी द पार्ट ऑफ दिस। इसका भी क्या कारण था उस पर भी बात करेंगे। नेक्स्ट है, दिस डिसीजन ऑफ इंडिया गार्नर द अटेंशन ऑफ सेवरल एक्सपर्ट्स एंड ऑफ द वर्ल्ड लीडर। टेंशंस ऑन LAC वेस्टवर्ड शिप्स इन इंडिया ऑन फॉरेन पॉलिसी। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आप कह सकते हैं विच वी नीड टू कीप इन माइंड। जैसा मैंने अभी आपसे कहा RIC के बारे में, दैट इंडिया शायद हिस्सा नहीं लेता, बट डिस्पाइट द फैक्ट इंडिया पार्टिसिपेटेड, द रीजन बिहाइंड वॉज बिकॉज इंडिया इज क्लोज टू रशिया एंड दिस टाइम रशिया वॉज चेयर्ड दिस RIC मीटिंग। तो कहीं ना कहीं अगर ये मीटिंग नहीं होती सो इट वाज कंसीडर एज अ फेलुअर फ्रॉम रशिया पार्ट। तो रशिया कहीं ना कहीं कन्विंस कर रहा था भारत को दैट इंडिया पार्टिसिपेट इन दैट, एंड ऑफ कोर्स इंडिया डिड द सेम, कीपिंग माइंड द क्लोज रिलेशन विद रशिया। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं बता दूं कि इसमें पहले ही डिसाइड था कि जो बायलैटरल इशू होंगे उन पर चर्चा नहीं की जाएगी। ठीक है, बहुत ज्यादा जो बायलैटरल इश्यूज हैं उन पर चर्चा नहीं की जाएगी। अब बायलैटरल इशू जो सबसे ज्यादा न्यूज में था इस टाइम वो यही था, इंडियाज स्टैंड ऑफ विद चाइना। ठीक है, तो वो ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा उस पर बात नहीं की, इवन रशिया रिफ्यूज टू डू दैट। दूसरी मैंने चीज बात की जो इसमें हाईलाइट रशिया ने किया कि भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है, इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है, उसमें एक शिफ्ट जो आया है टुवर्ड्स वेस्टवर्ड और टुवर्ड्स द वेस्टर्न नेशंस, मेनली विद US। यहां पर हाईलाइट करते हुए क्वाड की बात करते हैं। रशिया ओपनली स्पोक अबाउट क्वाड। ठीक है, तो कहीं ना कहीं टारगेट कह सकते हैं किया, बिकॉज रशिया एंड चाइना की भी बहुत ज्यादा क्लोजनेस है और चाइना एक बहुत बड़ा इन्वेस्टर है रशियन रीजन में। सो नेक्स्ट हम बात करेंगे चाइना ने इस पे क्या कहा, और चाइना इस पे कहता है, चाइना कॉल्ड फॉर अपोजिंग बुलिंग प्रैक्टिसेस, रिजेक्टिंग पावर पॉलिटिक्स एंड सपोर्टिंग द रूल ऑफ लॉ इन इंटरनेशनल रिलेशन। ये बातें चाइना ने अपने तरफ से कही कि जो आरोप उस पर लगाए जाते हैं दैट China is bullying in this whole region, so discarded that, and also ये भी आपके इल्ज़ाम लगातार चाइना पे लगते हैं that China is not respecting the international laws, especially in context to the South China Sea। तो उसको भी चाइना ने कहीं ना कहीं डिनाई किया, कहा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वी हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट टुवर्ड्स इंटरनेशनल लॉज। सो ये चाइना की तरफ से
बात की, और जो मैंने अभी बात की, रशिया ओपनली क्रिटिसाइज इंक्रीजिंग क्लोजनेस ऑफ इंडिया इन क्वाड एंड इन पैसिफिक टाइज। सो क्वाड आप जानते हैं, क्वाड्रिलेटरल आपका सिक्योरिटी डायलॉग है जिसमें इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, US and Japan are the close nations. Other than this, Japan, Australia and India का JAI करके एक tie है. So India is rapidly increasing its closeness or activation in the Indo-Pacific region. So highly criticized by both nations, Russia and China. Even Russia तो consider ही नहीं करता. By जब ये इंडो पैसिफिक टर्म इस्तेमाल की जाती है, they deny to use this. They said that it is a Asia Pacific instead of Indo Pacific. क्लियर है? सो ये कुछ मुद्दे थे जिन पर बात की गई. नेक्स्ट हम बात करें, हाँ इसमें इंडिया का क्या व्यू था वो भी हम बात करते हैं. इंडिया एम्फसाइज दैट फॉर ड्यूरेबल वर्ल्ड ऑर्डर मेजर पार्ट शुड रिस्पेक्ट इंटरनेशनल लॉ एंड रिकॉग्नाइज लेजिटिमेट इंटरेस्ट ऑफ पार्टनर्स. तो पॉइंटिंग आउट हियर बेसिकली चाइना को पॉइंट आउट करते हुए बात कही है इंडिया ने कि पहला तो जो बड़ी पावर्स हैं दे मस्ट हैव अ रिस्पेक्ट टुवर्ड्स इंटरनेशनल लॉज. अगर ऐसा नहीं होगा तो कहीं ना कहीं क्या होगा कि जो यूनाइटेड नेशन जैसी ऑर्गेनाइजेशंस है उनका हाल कल को लीग ऑफ नेशंस की तरह हो जाएगा. ठीक है? सो हियर इज द respect or the regard towards the international law which will maintain the legitimacy of such an institution. So ये बड़ा important है. Second ये बात की कि आप एक उभरती हुई पावर है, इसमें कोई शक नहीं है. There is no question about this, but there are some other powers. This is not a unipolar world now. It's a period of multipolarism, and in multipolarism all the growing powers have a right to grow. तो उनके जो लेजिटिमेट इंटरेस्ट है उनको रिस्पेक्ट करना ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है. इसको आप साउथ चाइना सी के कंटेक्स्ट में बड़े अच्छे से समझ सकते हैं, या बहुत से चाहे इंडियन ओशन के कंटेक्स्ट में हम बात कर लें, चाहे हम बात कर लें आपके रीसेंट छाबार पोर्ट के कंटेक्स्ट में. एवरीवेयर जो चाइना का बढ़ता हुआ इन्फ्लुएंस है उन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए इंडिया स्पोक or gave this statement. Next, so here we can say that three leading powers of Asia, not Asia बल्कि पूरी दुनिया की जो सबसे पावरफुल और बड़े देश हैं उनमें 3 देश आपके शामिल हैं. थोड़ा सा RIC के बारे में जानेंगे. About RIC, so RIC strategic grouping that first took shape in the late 1990 under the leadership of Yevgeny Primkov, a Russian politician, as a counterbalance in the Western alliance. So ये समझना ज़रूरी है ये बना क्यों. देखिए 1990 में there was a demarcation of Russia USSR, जिससे जो end of Cold War तो हो गया, but the world remain as a unipolar now. और जो shift था पूरे ग्लोबल ऑर्डर में बहुत ज़्यादा हो गया. US जो था वी कैन से दैट लीड इन दिस ऑल. नाउ रशिया वांट कि जो रीजनल ग्रुपिंग है उसकी तरफ ध्यान दिया जाए, जो रीजनल टाइप्स हैं उसको ज़्यादा बढ़ाया जाए. सो ऑब्वियसली इंडिया एंड चाइना जो कि उस टाइम पर ग्रोइंग पावर्स भी थी और रशिया की बहुत अच्छे फ्रेंड्स भी रहे हैं. सो कीपिंग इन माइंड दीज ऑल थिंग्स, रशिया वांट कि ये जो यूनिपोलरिज्म है उसको शिफ्ट किया जाए मल्टीपोलरिज्म की तरफ, और इन विच वी कैन से दैट जो ऑब्जेक्टिव था RIC का इन दैट टाइम उसमें कहीं ना कहीं फर्दर सक्सेस भी मिला है. क्लियर है? सो द ग्रुप वाज फाउंडेड ऑन द बेसिस ऑफ एंडिंग इट्स subservient foreign policy guided by the US and renewing old ties with India, fostering the newly discovered friendship with China. ठीक है? और स्पेशली आप कह सकते हैं 2000 के बाद से जब ये आपकी RIC का एग्जिस्टेंस आया तो मेन ऑब्जेक्टिव ही यही था, क्योंकि उससे पहले आप जानते हैं द वर्ल्ड वाज शिफ्टेड फ्रॉम बाइपोलरिज्म टू मल्टीपोलरिज्म.
sorry, bipolarism to unipolarism. There was a single superpower remain in the world, and that was US. And it is very important to make another shift from unipolarism to multipolarism, and here RIC played a very important role. So initial years of RIC dialogue coincided with upswing in India's relation with Russia and China. तो आप बात कर सकते हैं इनिशियली जो हमारे रिलेशंस रहे हैं रशिया और चाइना के साथ RIC के कंटेक्स्ट में, वो बहुत बढ़िया रहे, बहुत अच्छे से आगे बढ़े. इवन अरुणाचल प्रदेश के कंटेक्स्ट में भी बात करें, रशिया सपोर्टेड दैट, भारत का जो इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट किया. क्लियर है. और हम कह सकते हैं एक इकोनॉमी, whether we have a conflict with China on the border issues या political relation हमारे बहुत अच्छे नहीं हैं, but when it comes to economic relations वो strengthen ही हुए. and of course RIC बहुत अच्छा उसमें रोल प्ले किया. further ब्रिक्स जैसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी एक ग्राउंड जो है तैयार किया. so 2003 decision to bring a political approach to India-China boundary dispute and to develop other cooperation encourage multi-sectoral surge in relations. And finally, an agreement was reached in 2005 identifying political parameters applicable and eventual border settlement implicitly recognize India's interest in Arunachal Pradesh. तो जो मैंने अभी बात की 2005 में इवन रशिया ने भी इसको फेवर किया और कन्विंस किया आपके चाइना को भी. सो फर्दर आप इंपॉर्टेंस RIC की जो है उसे हमें पता चलती है दैट RIC कंट्रीज ऑक्यूपाई 19% ऑफ ग्लोबल लैंड मास. सिर्फ 3 देश की यहां बात हो रही है. ग्लोबल लैंड मास एंड कंट्रीब्यूट टू ओवर 33% ऑफ ग्लोबल GDP. सो इट शोज द इंपॉर्टेंस ऑफ RIC. क्लियर है. नेक्स्ट हम बात करेंगे रेलिवेंस ऑफ RIC फॉर इंडिया. भारत के लिए क्या रेलिवेंस है, इंडिया के लिए क्या रेलिवेंस है. सो सबसे पहले स्ट्रेटेजिक बैलेंस. अलोंग विद JAI, इंडिया वुड डू वेल टू गिव RIC द सेम इंपॉर्टेंस. द ग्रुपिंग लाइक द क्वाड एंड द JAI essentially revolve around the Indo-Pacific and will confine India to being only a maritime power when it is actually both a maritime and continental power. देखिए यहाँ पर आपको भारत के मैप के कंटेक्स्ट में समझना होगा that India is not a mere a maritime nation जिसका सिर्फ seashore region है. We also share border with certain nations जो कि लैंडलॉक्ड है या भारत के साथ कॉन्टिनेंटल रीजन जो है वो शेयर कर रहे हैं. सो हियर वी कैन से दैट भारत को दोनों ही तरफ अपनी पावर जो है वो स्ट्रेंथ करना है. थ्रू क्वाड एंड JAI वी स्ट्रेंथन अ पावर इन द मैरीटाइम रीजन, बट व्हेन इट कम्स टू द कॉन्टिनेंटल पार्ट, सो हियर द वाइटलिटी ऑफ RIC जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, स्पेशली इन द सेंट्रल एशियन रीजन. फर्म फॉर कॉपरेशन. हाँ, एक चीज मैं इंपॉर्टेंट आपको बता दूं, RIC इज नॉट लाइक ब्रिक्स. इट इज बेसिकली अ फर्म वेयर इकोनॉमिक रिलेशंस पे, स्ट्रेटेजिक रिलेशंस पे, डिफेंस पार्टनरशिप्स पे डिस्कशंस की जाती हैं या किस तरीके से फर्दर रिलेशंस को आगे बढ़ाया जाए, इन पर ये तीनों ही बड़ी पावर्स जो हैं बातचीत करती हैं. क्लियर है. सो रेगुलर RIC interactions could also help the 3 countries identifying other issues where they have congruent views like the violate situation in West Asia. ठीक है, या आपके वेस्ट एशियन रीजन या साउथ एशियन रीजन में जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको कैसे रिजॉल्व किया जा सके. स्पेशली अगर मैं अफगानिस्तान की कंटेक्स्ट में बात करूं, क्योंकि अफगानिस्तान में इंटरेस्ट भारत का भी रहा है. ऑफ कोर्स USSR या रशिया रिमेन
इन्वॉल्व इन अफगानिस्तान फॉर अ लॉन्ग टाइम, बढ़ता हुआ इन्फ्लुएंस जो यूएस का है उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, तमाम चीज़ें। या हम वेस्ट एशिया की अगर हम बात करें, उसमें ये तीनों ही देश इंटरेस्टेड हैं फ्रॉम इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव, तो किस तरीके से हेल्प ईच अदर टू डेवलप इट्स रिलेशन विद वेस्ट जो आपके एशियन नेशंस हैं उनके साथ। क्रिएशन ऑफ न्यू ऑर्डर, contribute to creating a new economic structure for the world. The US apparently wants to break down the current economic and political order. देखिए, ये तो आप जानते ही हैं that US is a leading nation and of course US कभी नहीं चाहता जो मल्टीपोलरिज्म की तरफ दुनिया बढ़ रही है उसको बहुत ज़्यादा सपोर्टिव नहीं होगा, ऑब्वियस ही बात ही है, बिकॉज दे आर लीडिंग द होल वर्ल्ड फॉर सच अ लॉन्ग टाइम। और कहीं ना कहीं इकोनॉमिक या जो पॉलिटिकल वर्ल्ड ऑर्डर है उसको डिस्टर्ब या तोड़ने में हर जो प्रयास यूएस कर सकता है वो करेगा, चाहे इकोनॉमिक सैंक्शंस के थ्रू हो, ठीक है, लाइक रशिया पे इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा दिए कि इस तरीके के अगर वेपन्स रशिया किसी देश को बेचेगा तो हम उन देशों के साथ ट्रेड रिलेशंस नहीं रखेंगे, ठीक है। सो देयर आर सर्टेन वेज विच कुड सपोर्ट यूएस कि पॉलिटिकल और इकोनॉमिक जो ग्लोबल ऑर्डर है उसको किस तरीके से अपने कंट्रोल में रखा जाए। नेक्स्ट है गवर्नेंस ओवर आर्कटिक। विद द नॉर्दर्न सी रूट ओपनिंग अप ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, द RIC हैज अ कॉमन interest in ensuring that it is not left to the West and Russia alone, and that India and China also have a major say in rules governing the Arctic route. So जो कि Arctic route है आपका मेजरली कंट्रोल में रहता है आपके वेस्ट या ऑफ कोर्स रशिया के साथ, कह सकते हैं। लेट अस सी इन द मैप, ठीक है, यू कैन सी दिस होल रीजन। सो भारत और चाइना भी कैसे इसका बेनिफिट ले सके इस पर बात की जा रही है। एंड ऑफ कोर्स RIC का मेंबर है भारत और चाइना भी, तो यहां पर टू गेट द बेनिफिट और टू गेट कंट्रोल और गवर्नेंस इन दिस एरिया, उस पर भी बात होती है। क्यों आर्कटिक रीजन इंपॉर्टेंट है, ये भी इस पर भी बात करते हैं। बिकॉज लंबे टाइम से, बिकॉज आप जानते हैं ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग ग्लेशियर्स आपके पिघल रहे हैं, और ये जो आर्कटिक सर्कल है, रीजन है आपका, यहाँ पे बहुत से हिडन आपके अभी भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, गैसेस हैं, ऑयल रिसोर्सेज हैं, इन विच एवरी नेशन वांट टू गेट कंट्रोल। स्पेसिफिकली यूएस, रशिया, इनका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है, और आप जानते हैं इस पूरी रेस में कहीं ना कहीं भारत और चाइना भी पीछे नहीं रहना चाहेगा। नेक्स्ट, other than this they could work together in disaster relief and humanitarian assistance. जैसे अभी कोविड की हम बात कर सकते हैं, इस कंडीशन में बोथ ऑल नेशंस कम टुगेदर, जो भी मेंबर नेशन है RIC के, रशिया, इंडिया एंड चाइना, एंड कोलैबोरेटिंग, हेल्पिंग ईच अदर। इनिशियली भारत ने मदद की चाइना की, ठीक है, और रशिया ने भी बहुत ज़्यादा मदद भारत की इवन इंडिया डिसाइडेड टू हेल्प रशिया। सो RIC एक प्लेटफॉर्म प्रेजेंट करता है इन देशों को। नेक्स्ट हम बात करेंगे कंसर्न्स क्या है, ये तो हमने बात की रेलेवेंस की, कंसर्न्स क्या है। सो इंडिया हैज ट्रेडिशनली अवॉइडेड टेकिंग साइड इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। ये भारत का एक हमेशा से ही रुख रहा है। अगर हम 70 years back, we can see that we denied to become the part of any power bloc, और नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का यहाँ जन्म हुआ, नैम की बात हुई, और भारत ने हमेशा ही फर्दर इस तरीके के किसी भी अलायंस के साथ जुड़ने से मना किया है। बट जो पिछले कुछ आप कह सकते हैं सालों में द होलिस्टिक अप्रोच चाइना टुवर्ड्स इंडिया जो रहा है, दैट कंपेल इंडिया आल्सो टू टेक सम शिफ्ट्स, कि भारत को भी अब देखना ये ज़रूरी है कि नेशनल इंटरेस्ट मैटर और नेशनल इंटरेस्ट कम्स फर्स्ट, तो कहीं ना कहीं शिफ्ट लेने की ज़रूरत है कि नहीं। This make it difficult to see how engagements through platforms such as RIC are going to alter the basic
कॉन्फ्लिक्चुअल नेचर ऑफ रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड चाइना। अब सबसे बड़ा जो रेलेवेंस को कम कर रहा है RIC की, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट RIC, तो इंडिया एंड जो चाइना है, इनके जो बढ़ते हुए कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, ठीक है, बॉर्डर इश्यूज, ठीक है, ये कहीं ना कहीं, क्योंकि रशिया यहां पर एक न्यूट्रल अप्रोच में आ जाता है, बिकॉज रशिया का क्लोजनेस इंडिया से लंबे टाइम से रहा है, रशिया चाइना के भी क्लोज रहा है, एंड नाउ बिकॉज चाइना बहुत बड़ा इन्वेस्टर है आपके रशिया में, तो कहीं ना कहीं उनका वो जो इंटरेस्ट है चाइना के साथ ज़्यादा भी हो जाता है, और उनका जो बढ़ता हुआ क्लोज टाई है वो भारत का भी RIC में इंटरेस्ट कम करता है। साथ ही साथ इंडिया का जो वेस्ट वर्ल्ड अप्रोच है, अभी रिसेंटली उसी पे बात हुई, वो कहीं ना कहीं चिंता की बात RIC के फ्यूचर के लिए हो जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इवन दाउ रशिया हैज रिमेन्ड एन ओल्ड फ्रेंड फॉर इंडिया, इट इज इंक्रीजिंग अंडर स्ट्रेस to follow China's dictates. Example, earlier it openly opposed India Pacific concept at the Raisina dialogue. पहले भी, इससे पहले एक डायलॉग में रशिया ने बड़े खुलकर भारत का जो ग्रुपिंग है क्वाड में, या बढ़ता हुआ इन्फ्लुएंस जो है आपका इंडो पैसिफिक रीजन में, उसको क्रिटिसाइज किया, क्लियर है, और कहा कि ये तीनों देशों के रिलेशंस के लिए अच्छा नहीं है। रशिया, देखिए कितनी उलझी हुई चीजें होती हैं इंटरनेशनल रिलेशन में, दैट रशिया एंड चाइना डोंट हैव वेरी गुड रिलेशन विद यूएस, यूएस हैव अ गुड रिलेशन विद इंडिया, एंड इंडिया हैव अ गुड रिलेशन विद रशिया, बट नॉट विद चाइना, ठीक है। तो कहीं ना कहीं चीजें जुड़ी हैं, और टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ पावर, क्योंकि अगर भारत यूएस का साथ नहीं लेगा तो कहीं ना कहीं क्या होगा, हम बहुत पीछे हो जाएंगे। सो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया even to get the support of US or to maintain its closeness with United States of America. ठीक है, इंडो यूएस रिलेशन और इट्स इंपैक्ट ऑन RIC। तो सबसे बड़ा जो मुद्दा है आज के टाइम पे RIC का, वो यही है। तो डिस्कस करते हैं, ओवर द सेम पीरियड ऑफ टाइम एज ऑफ RIC, इंडियाज रिलेशन विद US improved and the trade and investment became significant, ठीक है। Now the shift which has came India's, स्पेशली अगर हम 90s के पीरियड की बात करें, वी आर धीरे धीरे क्लोजनेस हमारी बढ़ी ही रही थी, बट रिसेंट जो चाइना का एग्रेसिव अप्रोच रहा है पिछले 5 साल में अगर हम बात कर लें, ठीक है, उसने रेलेवेंस और ज़्यादा बढ़ा दिया भारत के रिलेशंस के को स्ट्रेंथन करने के लिए in the South China Sea, in the Pacific region, or of course with the nation like USA, because Russia चाइना का भी क्लोज फ्रेंड एक है, और कहीं ना कहीं वो उतना एक्टिवली सपोर्ट भारत को नहीं करेगा when the conflicts उठेंगे इंडिया और चाइना के बीच में, क्लियर है। सो ये बड़ा ज़रूरी है। नाउ नेक्स्ट हम बात कर सकते हैं, अ लैंडमार्क सिविल न्यूक्लियर डील एंड ए डिफेंस रिलेशन proliferated that met India's objective of diversifying military acquisitions and from near total dependence on Russia, ठीक है। कहीं ना कहीं हमारी सिविल जो न्यूक्लियर नीड्स हैं उनको पूरा करने के लिए USA was one of the first nation जो आया था। सबसे पहले 2005-6 में सिविल न्यूक्लियर डील हमारी हुई, उसके बाद फर्दर बहुत से अलाई नेशंस जो हैं USA के, इवन दे हैव सपोर्टेड इंडिया ओवर द न्यूक्लियर डील्स पर, चाहे फ्रांस हो, ऑस्ट्रेलिया हो, जापान हो, क्लियर है। बिफोर दैट दे वर नॉट सपोर्टिंग। तो कहीं ना कहीं भारत की नीड्स हैं वो भी हमारा जो इंटरेस्ट है शिफ्ट कर रही हैं टुवर्ड्स USA अलायंस और द वेस्ट, ठीक है। दूसरा, वी डिपेंड अ लॉट ओवर रशिया जब बात आती है हमारे डिफेंस पार्टनरशिप की। सो इंडिया ऑफ कोर्स वांटेड टू कर्टेल दैट विद द स्पेन ऑफ टाइम। धीरे धीरे भारत जरूर उसमें कमी लाना चाह रहा था, और कहीं ना कहीं उसमें कमी लाई भी गई है। चाइना वॉज रैपिडली emerging as a challenger to its global preeminence. The USA saw
value in the parting with a democratic India in Asia. So the influence of China in the whole Asian continent, or trying to not only in the Asian but also in the whole world, कि जो कम्युनिस्ट मॉडल है वो सबसे बढ़िया है, हाउ रैपिडली है वी हैव ग्रोन, ये देखा जा सकता है। ठीक है, चाइना कहीं ना कहीं इस चीज़ को भी प्रोजेक्ट कर रहा है, लेकिन यहाँ पर आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस की भी आप बात कर सकते हैं। क्लियर है? सो भारत जो है, सॉरी यूएसए है, वो प्रेफर कर रहा है कहीं ना कहीं यहाँ पर उन देशों के साथ ही क्लोजनेस बनाने का जो कि डेमोक्रेटिक सेटअप को सपोर्ट करते हैं। एंड ऑफ कोर्स व्हेन इट कम्स टू एशिया, इंडिया से बढ़िया देश, इंडिया से आइडियल देश डेमोक्रेटिक सेटअप के कंटेक्स्ट में बहुत कम है। सो ऑफ कोर्स वी कैन से दैट ये जो टाई अप है ये भी आरआईसी के फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा नहीं है। ड्यू टू इंडियाज इंक्रीजिंग क्लोजनेस टू द यूएस, चाइना रिगार्डेड on 2005 agreement launched the China-Pakistan economic corridor। ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है। ठीक है, सीपेक जब as we have shown our more interest in the USA और अपनी पार्टनरशिप को वेस्ट के साथ बढ़ाने की हम कोशिशें कर रहे थे, तो काउंटर करने के लिए चाइना ने यहां से सीपेक 2005 में साइन किया। ठीक है, विद पाकिस्तान, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। एक और इंपॉर्टेंट चीज, इट्स नॉट ओनली द चाइना, वेदर वी हैव अ गुड रिलेशन विद रशिया, बट रशिया आल्सो डिसाइडेड टू सप्लाई, ठीक है, वेपनरी टू पाकिस्तान। ठीक है, तो पाकिस्तान को सप्लाई कर रहा है अब बहुत सी वेपनरी अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ इंडिया, बिकॉज दे हैव आल्सो सीन अ मार्केट देयर। एक मार्केट उन्हें रशिया को वहां भी दिख रहा है कहीं ना कहीं। तो ये भी हमारे रिलेशंस को आरआईसी के कंटेक्स्ट में हम देखें तो बहुत अच्छा नहीं है, और रेलेवेंस को आरआईसी के कम कर रहा है। स्पेशली अगर हम 5-10 साल की बात करें तो रेलेवेंस बहुत ज्यादा कम होगी। सो नेक्स्ट हम बात करेंगे, द रिलेशनशिप विद रशिया आल्सो चेंज्ड as India-US collaboration widen in the defense and in the Indo-Pacific। इस पे हम बहुत अच्छे से बात ऑलरेडी कर चुके हैं। नेक्स्ट हम स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। So let us discuss RIC importance in the context of Shanghai Cooperation Organization। India is in the SCO which is driven by Russia। रशिया की ही कोशिशें थी, सॉरी, इट वॉज द इनिशिएटिव ऑफ रशिया विच कहीं ना कहीं भारत को एससीओ की आज मेंबरशिप मिली है। चाइना इंक्लूड्स 4 सेंट्रल एशियन कंट्रीज। ठीक है, एससीओ एक बड़ा ही पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन है इफ वी टॉक अबाउट सेंट्रल एशिया, और सेंट्रल एशिया में भारत एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक एंड इकोनॉमिक अपना इंटरेस्ट देखता है, और हियर रशिया जो है भारत को आगे लेके गया। क्लियर है? सो कहीं ना कहीं, और दूसरी तरफ इसका कारण ये भी है बिकॉज इंडिया पार्ट है आरआईसी का, एंड रशिया आल्सो वांट टू कर्टेल द इंक्रीजिंग पावर ऑफ चाइना इन एससीओ। हालांकि चाइना ने भी यहां काउंटर करते हुए पाकिस्तान को भी मेंबरशिप दिलवाई आपके एससीओ की। क्लियर है? The potent admission of Iran and Afghanistan heighten the significance of SCO for India। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, अफगानिस्तान और आपके ईरान जो हैं, दे आर नॉट द मेंबर, ऑब्जर्वर स्टेटस इन्हें मिला है, और इंडिया हैव क्लोज रिलेशन विद ईरान एंड अफगानिस्तान बोथ। तो जब बात आती है एससीओ में पावरफुल पावर को स्ट्रेंथन करने की, सो हियर इंडिया के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आरआईसी का मेंबर भी है इंडिया, तो रशिया का भी सपोर्ट भारत को यहाँ है। सो कहीं ना कहीं एससीओ के कंटेक्स्ट में भारत को यहाँ फायदा मिल रहा है। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया टू शेप रशिया चाइना डायनेमिक्स इन द रीजन। आरआईसी जो है भारत की
क्योंकि रशिया एंड चाइना का जो बढ़ता हुआ इन्फ्लुएंस है इस पूरे रीजन में, here I'm not talking about the bilateral relation of Russia and China. I'm talking about the whole region, especially in the Central Asian region. Even these nations are not that much glad with the increasing power of China and Russia in this region, because एक जब हिस्ट्री देखते हैं तो पता चलता है कि किस तरीके से रशिया का आउटलुक रहा है, क्लियर है, और चाइना के भी कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स रहे हैं। सो कहीं ना कहीं भारत को एससीओ यहां पर एक है टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ पावर और टू कर्टेल देयर पावर इन दिस रीजन, मदद कर रहा है। नेक्स्ट हम बात करेंगे हेल्प सेंट्रल एशियन कंट्रीज इन कंटेक्स्ट ऑफ कर्टेल रशिया एंड चाइना हेगेमनी, जो मैं अभी बात कर रहा था, ठीक है। इवन सेंट्रल एशियन नेशंस क्यों चाहते हैं एससीओ, चाह रहे थे कि दैट इंडिया बिकम द पार्ट ऑफ एससीओ, बिकॉज जो भी मैंने बात की, चाइना तो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है, और because Russia and China both have interest in the Central Asian region, so it is very important, और टाई अप भी है इनके बहुत स्ट्रॉन्ग। सो एक थर्ड ऐसा नेशन की इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है जो काउंटर कर सके और जो बैलेंस ऑफ पावर को मेंटेन कर सके इस पूरे रीजन में। एंड ऑफ कोर्स दिस नेशन फाउंड इंडिया एज एन ऑप्शन, और भारत का भी नेशनल इंटरेस्ट है सेंट्रल एशिया में, तो कहीं ना कहीं एससीओ जो है और भारत की जो मेंबरशिप आरआईसी में रही, उसने मदद की भारत को एससीओ की मेंबरशिप लेने में और फर्दर रिलेशंस को डेवलप करने में। ओपन वेज फॉर इंडिया इन द सेंट्रल एशिया, ठीक है। सो देखिए ना, एससीओ और आरआईसी ये दोनों ही ऐसी संस्थाएं हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो भारत की मदद कर रही हैं कहीं ना कहीं सेंट्रल एशियन नेशंस के साथ रिलेशंस स्ट्रेंथन करने में। देखिए, इन इंटरनेशनल रिलेशन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप रिलेशंस तभी बना पाते हैं जब आपका प्रेजेंस किसी ना किसी तरीके से रहे। बिफोर दैट भारत का कोई प्रेजेंस ही नहीं था। तो अगर हम पिछले 15-20 साल में देखें, अश्कबाग ट्रीटी वी हैव ऑलरेडी साइन, ठीक है, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर पर हम आज बात कर रहे हैं। वी आर आल्सो अफगानिस्तान में हमारा इतना इन्वेस्टमेंट है, ईरान में छाबार पोर्ट एंड फर्दर जो हमारा इन्वेस्टमेंट है, तमाम चीज़ें तभी पॉसिबल हो पाई हैं बिकॉज धीरे धीरे थ्रू दिस ऑर्गेनाइजेशंस इंडिया हैज़ इंक्रीज इट्स प्रेजेंस इन द सेंट्रल एशियन रीजन एंड आल्सो in the Eurasian and West Asian region. So here organization like SCO and RIC become important. Next we talk about bilateral relations पर, कि जो bilateral relations हैं are arms of India, Russia, China triangle and balance of power. If our relations are good with China, और इकोनॉमिक रिलेशंस की बात करें तो बहुत ज़्यादा खराब नहीं रहे हैं बिकॉज इंडिया डिपेंड अ लॉट ओवर चाइना, ठीक है। अभी की अगर हम स्टैंड ऑफ को छोड़ दें तो बहुत ज़्यादा हमारी इकोनॉमिक रिलेशंस ठीक है हमारे चाइना के साथ, लेकिन और कहीं ना कहीं जो पूरा वर्ल्ड ऑर्डर है उसमें ये जो टाई अप है ये बहुत ज़रूरी है काउंटर करने के लिए। जो वेस्टर्न पार है और जो बढ़ता हुआ प्रभाव है वेस्टर्न पार्ट का पूरे ग्लोब में, उसको काउंटर करने में ये तीनों देश जो हैं आरआईसी के बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक्सेस टू रशियाज अबंडेंट नेचुरल रिसोर्सेज कैन एनहांस एंड द सिक्योरिटी, ठीक है। भारत आप जानते हैं बहुत एक पार्टनर, इंपॉर्टेंट पार्टनर है, डिफेंस पार्टनर है रशिया का, और when we are the part of such an organization with Russia, it provides us a platform, ठीक है, जो हमें बहुत ज़्यादा मदद करता है डिफेंस पार्ट में, स्ट्रेटेजिक रिलेशंस को बिल्ड करने में। क्लियर है क्या है ये चीज़ें, ये भी हम डिस्कस फर्दर में थोड़ा डिटेल में करूंगा आपसे एंड में। अभी कोविड के पीरियड ये बात मैं पहले ही कर चुका हूं, तीनों देश जो हैं बड़े फॉर्मली आए हैं एक दूसरे के साथ, आरआईसी इसमें बड़ा मेजर रोल प्ले कर रहा है। China, India needs to work bilaterally and multilaterally on the range of issues. Here, RIC की अगर रेलेवेंस को मेंटेन रखना है, इसकी इंपॉर्टेंस को बना के रखना है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इंडिया एंड चाइना रिजॉल्व देयर बॉर्डर इश्यूज एंड बहुत से अदर जो इश्यूज हैं
उन पर भी बात करके या रिलेशंस को स्ट्रेंथन करने की वो बात करें। नेक्स्ट हम बात कर सकते हैं, फॉर इंडिया इट इज अ जियोग्राफिक स्पेस ऑफ इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी इंपॉर्टेंस। ठीक है, तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ज्योग्राफिकली देखें, इकोनॉमिकली या सिक्योरिटी परस्पेक्टिव से भी हम देखें, तो तीनों परस्पेक्टिव से ये भारत के लिए पूरा रीजन जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंडिया मस्ट फोकस ऑन इकोनॉमिक लिंक्स विद रशिया, बिकॉज भारत का सबसे रिलायबल फ्रेंड रशिया रहा है और भारत बहुत ज़्यादा डिपेंड भी रशिया पर करता रहा है एक लंबे टाइम से। हालांकि कुछ शिफ्ट आए हैं हमारी फॉरेन पॉलिसी में, और इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। लास्ट ईयर इंडिया डिसाइडेड टू इन्वेस्ट 1 बिलियन USD टू डेवलप द फार ईस्ट रीजन ऑफ रशिया। ठीक है, LOC दिया है भारत ने, लाइन ऑफ क्रेडिट 1 बिलियन का। क्लियर है? सो इट शोज कि दोनों देशों की जो संबंध है, रिलेशन है, इसमें RIC जो है, अगर हम बात करें इकोनॉमिक रिलेशंस, स्ट्रेटेजिक एंड डिफेंस रिलेशंस के कंटेक्स्ट में। फार ईस्ट एंड द एक्टिवेशन ऑफ चेन्नई व्लादिवोस्तोक मैरीटाइम कॉरिडोर, तो इस कॉरिडोर को भी समझ लेते हैं थोड़ा सा, इस पर भी बात हो रही है पास्ट कुछ टाइम से। लेट मी शो यू इन द मैप। सो फ्रॉम हियर ठीक है, इन दिस रीजन, इन दिस सॉरी, ये जो रीजन है इट इज इंटरेस्ट ऑफ इंडिया, भारत का यहाँ इंटरेस्ट है, और एक कॉरिडोर बनाने की बात यहाँ पर दोनों देश आपस में कर रहे हैं। चेन्नई हाँ जी, चेन्नई व्लादिवोस्तोक मैरीटाइम कॉरिडोर। नेक्स्ट हम बात करेंगे अब इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियाज ऑटोनॉमी, भारत की अगर हम ऑटोनॉमी के कंटेक्स्ट में बात करें तो, सो द करंट इंडिया चाइना स्टैंड ऑफ एंड इंडिया US रिलेशंस जो है उसने कहीं ना कहीं भारत को मदद की है दैट इंडिया नीड टू मेक सर्टेन चेंजेस इन इट्स फॉरेन पॉलिसी, और दैट विल कर्टेल द रेलिवेंस ऑफ RIC। RIC की जो रेलिवेंस है, क्योंकि RIC बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले नहीं कर रहे मैटर को रिजॉल्व करने की। इवन रशिया सेड दैट इट्स अ बायलैटरल इशू एंड बायलैटरल इश्यूज कैन नॉट बी डिस्कस इन दिस। सो यहाँ हमें पता चलता है कि भारत के कंटेक्स्ट में कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इंडिया इज सेइंग दैट इंडिया क्वेस्ट फॉर द ऑटोनॉमी ऑफ एक्शन इज बेस्ड ऑन ज्योग्राफिकल रियलिटीज, हिस्टोरिकल legacies and global ambitions, not a residual of cold war mindset। भारत बड़ा क्लियरली यहाँ ये बात कह रहा है, when Russia and China criticize India's increasing influence in Quad and in the Indo-Pacific region, तो भारत उसको काउंटर करते हुए कहा कि हमारा कोई ये कोल्ड वॉर माइंडसेट नहीं है क्लोजनेस US के साथ बढ़ाने का। ये जो बढ़ते हुए इम्पैक्ट है, जो बढ़ता हुआ चाइना का एग्रेसिव आउटलुक है भारत की तरफ, वो कहीं ना कहीं हमें अपनी फॉरेन पॉलिसी में परिवर्तन लाने में मजबूर कर रहा है, अपने संबंधों को इन देशों के साथ स्ट्रेंथन करने के लिए कंपेल कर रहा है। इन कंटेक्स्ट ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, सो ये तो पूरा डिस्कस हम कर चुके हैं। द RIC डायनेमिक्स आर सेंसिटिव टू द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द US रशिया चाइना ट्रायंगल। सो आप जानते हैं तीनों ये लीडिंग नेशन है, USA, रशिया एंड चाइना, और इनके साथ अगर आगे भारत को बढ़ना है तो कहीं ना कहीं इस तरीके के सिमिलर प्लेटफॉर्म्स चाहिए भारत को। क्लियर है? जो कि भारत की जो पार है, ऑटोनॉमी है, उसको स्ट्रेंथन करने में मदद कर सकें, नेशनल इंटरेस्ट को सेव कर सकें, नेशनल सिक्योरिटी को सिक्योर कर सकें। क्लियर है? लास्ट है COVID-19 एंड चाइनाज एग्रेसिव आउटलुक। सो इन दिस vulnerable period of COVID-19,
एक तरफ जब चाइना इज फेसिंग द हेटनेस टुवर्ड्स होल ग्लोब, सो इन ऑर्डर टू show a soft outlook, China decided to follow an aggressive outlook towards not mere with India but also with other Southeast nations or nations like USA, Japan, Australia. ठीक है, तो कहीं ना कहीं इस तरीके का जब आउटलुक कोई आपको दिखाएगा तो भारत भी और इंडिया के साथ भी ऐसा हुआ है अभी रिसेंटली वी हैव सीन इन कंटेक्स्ट ऑफ गलवान वैली इशू। तो भारत ऑफ कोर्स बात करेगा या क्लोजनेस बढ़ाएगा अपनी यूएस अलाइज के साथ। अब हम बात करेंगे बेनिफिट्स क्या रहे हैं भारत को आरआईसी के। सो द रशियन हैव बैक द इंडियन पोजीशन इन कश्मीर, ठीक है, हमेशा बैक किया है, हालांकि कुछ कमियां आई हैं, लेकिन हाँ भारत को हमेशा कश्मीर इशू पर रशिया ऑलवेज स्टैंड बाय इंडिया इन द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम, ज्वाइंट डेवलपमेंट ऑफ द 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट and the multi-transport aircraft as the license production of India, Su-30 TW tanks, ये तमाम हमें कुछ बेनिफिट्स मिले हैं being the member of RIC. INS Vikramaditya procured from Russia. India and Russia jointly building a nuclear power plant in Bangladesh. ठीक है, here India ने मदद की, आप कह सकते हैं, बांग्लादेश की, और दोनों ही देशों ने मिलकर इन्वेस्ट करने की बात की, जो कि भारत की नेबरिंग नेशंस के साथ क्लोजनेस बढ़ाने में भी मदद कर रहे हैं आरसी यहाँ पे। द सेल ऑफ 98% स्टेक इन एसआर ऑयल टू द कंसोर्टियम लेड बाय रशियन स्टेट ऑन्ड ऑयल जायंट रोजनेफ्ट, ठीक है, 98% मैटर्स अ लॉट। तो कहीं ना कहीं यहाँ भी चाइना रशिया की इंपॉर्टेंस भारत के लिए बहुत ज़्यादा हो जाती है, और वी कैन से दैट these are some benefits which we are getting from RIC or being the member of RIC. Now what could be the way forward? ठीक है, India is committed to protect sovereignty and territorial integrity in the border areas, and our RIC would give the platform for resolution of differences through dialogue. So it is very important for RIC members including Russia दैट रिस्पेक्ट भारत के जो बॉर्डर हैं उनको रिस्पेक्ट करे और मैटर्स को रिजॉल्व करने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर सकता है। सो इस तरीके की बातें वी वर एक्सपेक्टिंग कि शायद रशिया की तरफ से कुछ ऐसा स्टेटमेंट आएगा और एक मध्यस्थता की रशिया यहाँ बात कर सकता है आरआईसी के थ्रू, बट रशिया ने यहाँ पर ऐसा कुछ किया नहीं। तो कहीं ना कहीं आरआईसी कैन प्रोवाइड सच अ प्लेटफॉर्म टू इंडिया। Moreover, the RIC from the core of both in Shanghai Cooperation Organization and the BRICS as a greater cooperation between China, India and Russia would lead to strengthening both SU and BRICS. तो RIC जो है, ठीक है, पहले फॉर्म हुआ है तो कहीं ना कहीं मदद करता है SCO और आपके ब्रिक्स में रिलेशंस को स्ट्रेंथन करने की, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। द आरआईसी एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है, इट डिपेंड्स ऑन नेशन ऑफ कोर्स। द आरआईसी इज अ सिग्निफिकेंट मल्टीलेटरल ग्रुपिंग बिकॉज इट इज ब्रिंग टुगेदर टू द 3 लार्जेस्ट यूरेशियन कंट्रीज विच आर आल्सो इंसिडेंटली ज्योग्राफिकल contiguous. RIC hence provides a worthwhile platform to discuss issues like West Asia, Afghanistan, climate change, terrorism, regional connectivity, tensions on Korean Peninsula और so forth. So, जो भी कंसर्न इन तीनों देशों के साथ, चाहे वो सिक्योरिटी के कंटेक्स्ट में हो, चाहे इकोनॉमिक के कंटेक्स्ट में हो, स्ट्रेटेजिक रिलेशंस के कंटेक्स्ट में हो, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। बट द थिंग विच वी नीड टू कीप इन माइंड दैट हाउ दीज नेशन कैन यूज दिस प्लेटफॉर्म इफ दे विल अडॉप्ट एन आउटलुक कि एक तरफ आप प्लेटफॉर्म पर बात करने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ यू आर नॉट रिस्पेक्टिंग द सोवरेनिटी ऑफ ईच अदर और क्रिएट प्रॉब्लम्स किसी ना किसी तरीके से। तो
बड़ी अच्छी जो भारत बात करता है पाकिस्तान के कंटेक्स्ट में, द टेररिज्म एंड टॉक्स कैन नॉट गो टुगेदर। तो सेम अप्लाइड विद दिस कि टेंशंस एंड टॉक्स आल्सो कैन नॉट walk together. So it is very important first resolve the bilateral issues, problems को और RIC की रेलेवेंस को बनाए रखा जा सके। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।